सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ की 73वीं सालाना बैठक हंगामा हो गया। दुग्ध उत्पादक अपनी बात कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आगे रखना चाहते थे, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। गुस्साए दुग्ध उत्पादकों ने मंच के आगे खड़े होकर अपना गुस्सा जताया। बैठकों के दौरान पोस्टरों में लालकुआ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट की तस्वीर नहीं होने से भी लोगों में खासा रोष दिखा और दुग्ध उत्पादकों का कहना है कि जब उनके ही कार्यक्रम में उन्हीं की बात को अनदेखा किया जाए तो ऐसी बैठक का कोई महत्व नहीं है। दुग्ध उत्पादकों ने पूर्व में की गई घोषणा को लागू कर हंगामा किया और कैबिनेट मंत्री के सामने ही दुग्ध उत्पादक कार्यक्रम को छोड़कर चलते बने। उधर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का ये कहना है कि दुग्ध उत्पादकों को सहूलियत देकर दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। जितने भी यहाँ पर उत्पादक बंधु आए थे उनकी किसी की बात ना सुनी गई है, जबकि हमारे आगे आई थी। सरकार के आगे हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने अभी मंत्री जी से जवाब किया है कि आप क्या करें। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रोत्साहन राशि जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है उसे 1 रुपया बढ़ाएंगे, मगर आज वाकई में ये जुमलेबाजी थी या तो सरकार की हो सकता है चुनावी घोषणा गंभीर है, उन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारी, हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात है महोदय कि ये सरकार की और प्रशासन की कुनीतियों के कारण भूसे का रेट इतना बढ़ा, कहाँ पहुंच गया ये बताइए। ऐसे में क्या गौवंश को पाला जाएगा? हम चाह रहे हैं सर, इस पर भूसे पर जो पहले बाहर जाने में रोक लगाई गई थी पूर्व मुख्यमंत्री हरि रावत के द्वारा कि केवल कृषि कार्यों में यूज होगा, और आज भी वही भी इस पर बैन लगना चाहिए। कहा था कि हमने आपकी प्रोत्साहन राशि 4 रुपए से 5 कर दी है और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पिछली दुग्ध मंत्री रेखा आर्या जी थी, इस बार हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं। तो इस बार उनके हमने 3 बार माइक वाले के पास गए, हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। लालकुआ दुग्ध संघ प्रतिनिधियों की आवाज दबाना चाहता है, यहाँ ये अपना अफसरशाही चलाने चाहते हैं और जनता की कोई नहीं सुनना चाहता। जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने समीक्षा बैठकें करी तो उसमें बहुत ऐसी कमियां थी जिससे हमको लगता है कि अगर हम में कुछ अच्छा तो हमारे पालकों को फायदा होगा, दुग्ध पालकों को फायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसको भी फायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज लाने का किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो भूसे पे सब्सिडी दी है कि भूसे के रेट बहुत बढ़ गए, हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशु जुड़े हुए हैं दुग्ध सोसाइटियों द्वारा ऐसे उत्तराखंड में जुड़े और उन्हें 50% 70% सब्सिडी देने का काम किया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी उसको हमने एक मुश्त 22 करोड़ रुपए रिलीज करने का काम किया। जैसे सर में आया तो इस साल की जो रुपए 22 करोड़ रुपए वो हमको इन एडवांस हमने सरकार से बजट में ली है, तो ताकि हमारे दुग्ध पालकों को और पशुपालकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सोसाइटी जो सबसे बड़ी सोसाइटी हमारे नैनीताल संघ है और नैनीताल दुग्ध संघ करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 61 करोड़ रुपए हमने केंद्र सरकार से काम किया है। जानकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी एक बार आपसे जानेंगे। हेलो, हर जानकारी कर पा रही है दुग्ध उत्पादक जिस तरह से बैठक हुई है और उसमें उन्हें बोलने का नहीं दिया गया है जिससे उनका गुस्सा प्रकट हुआ है, क्या जानकारी? जी देखिए, आज अगर बात की जाए तो नैनीताल दुग्ध संघ का जो वार्षिक अधिवेशन था 73वां वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें जो दुग्ध पालक हैं उनकी नाराजगी देखने उनका कहना है कि जिस तरीके से पूर्व में सरकार ने भूसे के दाम हटाने की बात की थी जाए उसको घोषणा की, लेकिन अभी इन विषय हैं इन पर अमल नहीं हो सका, जिसको लेकर पालक के जो मौजूद थे उन्होंने अपनी जाहिर की। कहना है कि दूध पालकों का सरकार ध्यान नहीं देगी के अंदर दूध उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर उनकी नाराजगी थी आज। बिल्कुल, और देखिए सौरभ बहुगुणा के सामने उन्होंने आज हंगामा किया है, बैठक छोड़कर जिस तरह से दुग्ध उत्पादक चले गए। लेकिन सौरभ बहुगुणा है जो अपनी पॉलिसी को बता रहे थे, क्या संतुष्ट यहाँ नहीं? जो सौरभ बहुगुणा है विभाग, उनका कहना है कि सरकार लगातार दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। दूध उत्पादक हैं, उनके साथ चारे को लेकर दूध के जो मूल्य हैं उसको सहूलियत हो
साथ ही जो भूसे का दाम है उसमें कम कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब कोई फैसला लेंगे, उन्होंने से जो दूध का उत्पादन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। इस बैठक में, इस अधिवेशन में दुग्ध उत्पादकों को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? जी देखिए, अगर बात की जाए तो जो दूध उत्पादक हैं उनकी का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि कार्यक्रम में काफी अतिथि, काफी वीआईपी प्रोग्राम था, तो उनका मौका नहीं दिया गया। इस वजह से भी उनकी नाराजगी थी। उनका हमारे वजह से कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि हम दूध उत्पादक हैं। जब दूध उत्पादकों को ही बोलने का मौका सरकार नहीं देगी मंचों पर, कैसे दूध का उत्पादन सरकार आगे बढ़ाएगी, कैसे दूध जो उत्पादक है वो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है हर्ष, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एकाएक उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर था और प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी सांसदों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली। में इन बैठकों के बाद हलचल जरूर है, लेकिन कोई कुछ बोलने तैयार नहीं है। हालांकि उत्तराखंड बीजेपी की प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि सरकार और संगठन की मजबूती को लेकर ये बैठक थी। इस बैठक का अन्यथा मतलब जाए। संगठन और सरकार है वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। और जब भी कोई सत्र होता है, शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो लोकसभा का या विधानसभा का, तो संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर के जो होती हैं, जो काम होते हैं, दोनों ही मिलकर के करते हैं। जो सांसदों के साथ बैठना हुआ है, G20 के 2 कार्यक्रम उत्तराखंड में होने और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 20 कर रहे हैं हम। उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो 2 स्थान में हमारे प्रदेश को यहाँ पर कार्यक्रम करता हूँ मोदी जी का भी, कि उन्होंने हमको मौका दिया निश्चित सांसदों के साथ बैठना और देश के पदाधिकारियों के साथ बैठना। समय समय पर हमारी पार्टी ये काम करती रहती है और हमारी पार्टी के अंदर सर्वोपरि। और ज्यादा जानकारी के लिए सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे पूरी जानकारी लेंगे एक बार। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ज्योत्सना? देखिए पूजा, पिछले से कुछ इस तरीके के कार्यक्रम थे कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे, के बाद गुजरात गए। गुजरात में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अन्य मंत्री के साथ शामिल हुए। उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, इसके अलावा सभी सांसद मौजूद थे। और उसमें भी जो बताया गया कि चर्चा हुई, सांसद की सहभागिता कैसे हो उस पर चर्चा हुई, और आगामी जो चुनाव, पंचायत चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, विषयों पर चर्चा हुई। ये बीजेपी सोर्स। और इस बैठक तुरंत बाद यानी अगले दिन कल सुबह मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। राज्य के लिए कई योजनाओं को वो मांग, देहरादून वापसी होती है। तो ये सब विषय थे। क्योंकि देहरादून में न होकर बैठकों का तो आप जानती हैं कि जब दिल्ली में कुछ इस तरीके की हलचल होती है तो प्रदेश का राजनीतिक तापमान पूजा अब हवाएं काफी हो गई हो और ठंडक करा रही हो, लेकिन जब राजनीतिक सरगर्मियां होती हैं तो वो कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी कर देती हैं। तो वही हालत उत्तराखंड में भी है। अपने अपने कयास दिल्ली में क्यों बैठक की, बीजेपी के इंटरनल भी बातचीत हो रही, क्या हुआ है? सभी सुनते हैं कि हिमाचल के इलेक्शन बीजेपी के फेवर में गए हैं। हिमाचल में बीजेपी विकास को उत्तराखंड की तर्ज पर बनाती थी, क्योंकि उत्तराखंड पूजा आप जानती हैं देश है जहाँ की जनता 5-5 साल में सरकारें बदलती है। यानी कि एक बार बीजेपी मौका देती है और दूसरी बार कांग्रेस देती है। लेकिन उत्तराखंड में राजनीतिक इतिहास के साथ साथ यहाँ के विवाद को भी उत्तराखंड वासियों ने बदला और उत्तराखंड में बीजेपी बनी है। और यही उम्मीद हिमाचल में थी, क्योंकि बिल्कुल से सटा हुआ प्रदेश है। लेकिन हिमाचल के लोगों ने रिवाज भी नहीं बदला और इतिहास को भी नहीं बदला। उन्होंने उस परंपरा को कायम रखा जो वहाँ सालों साल से चली आ रही है। कहीं न कहीं बीजेपी
उससे सख्ते में भी है और उत्तराखंड को लेकर भी एक किस्म से हिमाचल की बात करें, वहां पर दूसरे दल की सरकार आ गई है। एंटी इंकम्बेंसी का सामना बीजेपी को करना पड़ा। कोई बात नहीं है, केवल सांसद इस समय दिल्ली में है क्योंकि सत्र चल रहा है, उसके साथ दिल्ली में ही बैठक हो गई है। मुख्यमंत्री इस दौरान बड़े नेताओं से वहां पर मिले कि लोग बहुत सुगम से मिल थे, संसद होने की वजह से सभी लोग दिल्ली में थे, तो ऐसे में राज्य के हित को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के बातचीत हुई है। इससे ज्यादा कुछ भी कयास लगना गलत हो। बिल्कुल, बहुत ज्योत्सना पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबर हरिद्वार से आपको बताएंगे, जहां पौड़ी जेल में बंद अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलिस के पिता विनोद आर्य को और हत्या के केस में मुकदमा दर्ज हुआ है। विनोद के ड्राइवर ने उन पर हरकतें करने और जान से मारने का आरोप लगाया है। वहीं ड्राइवर की तहरीर पर ज्वालापुर कोतवाली में विनोद आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। द्वारा एक प्राथमिक प्रेषित किया गया था। जब पहुंचा तो उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें संगीन धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अभिलिखित किया गया है। चूंकि ज्वालापुर से रिलेटेड था और आर्यनगर स्थित स्वदेशी भवन के थी कि 377, 307, 504 इसी अंतर्गत मुकदमा कर लिया गया। विवेचना उत्तराखंड नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। आपको बता कि बागेश्वर निवासी नारायण सिंह ने सरकार के खिलाफ वर्ष 2020 में जनहित याचिका दायर की थी और समाज सेवी याची ने कहा कि बागेश्वर नौघर गांव में सरकारी धन का सरकारी कर्मचारियों ने घोटाला किया है। इससे पहले 16 अगस्त 2022 को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खंड शिक्षा अधिकारी के जवाबी एफिडेविट में न्यायालय को गुमराह करने पर कहा था। शासन ने जवाब फाइल किया, उसमें बताया कि हमने जो इसमें जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ बहुत नाराज हुई कि ये अधिकारी जो कार्य किया ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, इसलिए इनके खिलाफ कोई विभागीय जांच हुई या नहीं हुई, इस संबंध में आज न्यायालय ने फिर से संज्ञान लेते हुए सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट को आदेशित किया है कि आप इस प्रकरण में संज्ञान लें और हमें अपना शपथ पत्र न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। और इसमें न्यायालय ने प्राइवेट पार्टी को भी, जो ग्राम प्रधान है वहां की, उनको भी नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च 2023 की नियत कर दी गई है। भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील नैनीताल जिले में तैयारियों कर एक मॉक ड्रिल है। भूकंप की स्थिति में प्रशासन की व्यवस्था को लेकर नैनीताल के धारी, रामनगर, कालांगीर और नैनीताल के खड़ी बाजार और जीसी में मॉक है। प्रशासन की देखरेख में ये मॉक ड्रिल की गई है, जिस पर जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल और एसएसपी पंकज सभी अधिकारियों की नजर रही। मॉक के दौरान पूरे शहर में बजाए गए आपदा स्थित घायलों को कैसे राहत पहुंचा, इसकी एसडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद थी और एनसीसी के छात्रों को भी लाइन अप किया गया था। ये बताया जा रहा है में जो एपी सेंटर हमारा बना है और 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, जिसकी वजह से हमारे नैनीताल शहर में, आपका खड़ी बाजार में और नैनीताल में जीजीआईसी और स्नोव्यू में क्षति हुई है। काफ़ी लोग को नुकसान हुआ है और साथ ही साथ धारी और मुक्तेश्वर और कालाडूंगी और रामनगर, इन जगहों पे सूचना मिली क्षति। उस हिसाब से सारी टीमों जितने भी स्टेजेस वो बनने थे वो हम लोगों ने बनाए हैं और अभी देख रहे हैं कि अभी भी मॉक ड्रिल हमारा चल रहा है और सही ढंग से चल रहा है। देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों के 395 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए ने युवा खिलाड़ियों को तोहफा दिया और खेल
खेल कोटे की घोषणा की है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि खेल कोटे की शुरुआत से उत्तराखंड के खिलाड़ी पुलिस में भर्ती हो सकेंगे। डीजीपी ने यह कहा है कि अभी तक राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होने से यहां के खिलाड़ी अन्य राज्यों की तरफ से खेल रहे हैं। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ी उत्तराखंड में भर्ती होंगे और उत्तराखंड के लिए खेलेंगे। नेशनल गेम्स पर कांस्टेबल, खेल में मेडल लाने पर दरोगा और ओलंपिक में मेडल लाने पर डीएसपी खिलाड़ियों हमारे सभी पुलिस के जवान खिलाड़ी सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड भूमि पर आने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान इंद्र विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में ये विद्या पुराने समय में और आज तिरंगा के नाम से जानते हैं यहाँ पर और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपने पसंद का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के में हमारा राज्य भी आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं। पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की, राज्य सरकार ने जो नई खेल आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। जो डिटेल शासना है मतलब प्रक्रिया वाला वो मंत्री से अनुरोध किया कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है भर्ती कर सके। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं, कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड ज्वाइन करता है हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाए। रेलवे यात्री सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत डीआईजी पी रेणुका ने देहरादून के रेलवे स्टेशन और जीआरपी थाने का निरीक्षण किया है। जागरूकता सप्ताह रेलवे स्टेशनों और चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान खुद की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यात्रियों को बताया यदि किसी भी प्रकार का कोई घटना होती है तो तुरंत किसी थाने में एफआईआर दर्ज। स्टेशंस में भी हमारे पास कम आते हैं, बस लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है, इसलिए हम अभी ये पैसेंजर सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक ये हम इसमें कितना भी जीआरपी ताना है सभी तानों में चौकियों में ये अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहा है। उसमें कितना भी यात्री रेलवे स्टेशन में आते ट्रेन में ट्रैवल करते हैं सबको जागरूक कर रहा है। तो महिलाओं अपना ट्रेन में ट्रैवल करने के समय क्या क्या सावधानी चाहिए, सपोज किसी के साथ कोई घटना घटित होता है तो किससे संपर्क करें। सो इस संबंध में पॉइंट आउट किया गया है कि सामान्य महिला सुरक्षा, शहर पुलिस से सावधानी, चोर जेब की सुरक्षा, रेल यात्री या सामान्य सुरक्षा, अफवाहों से सावधानी, दुर्घटना आपका भी बचाव। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर देहरादून में ऊर्जा संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा को दिखाती एक दिलाता भारत की जो घटना है
उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और वो हमारा संकल्प साकार होगा। तो घाटे से गुजरा है उसको तो हमको एड्रेस करना चाहिए, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या क्या रीजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी होंगे, कुछ भी होंगे, तो उसको हम मारने के लिए जो उसको उठाएंगे। देश की भी जरूरत ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रशासन द्वारा समय अतिक्रमण को रोकने के लिए अभियान चलाए जा रही है। प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रहा है। सिंह नगर सिनेमा रोड तहसील रोड पर अतिक्रमण रोकने के लिए बुलडोजर चलाया गया। से अतिक्रमण करने वाले दुकानों में कम उसमें लगातार अभियान चलाया गया है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य अस्पताल द्वारा कार्यक्रम के तहत गया है। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करने खिलाड़ियों और कार्यक्रम के आयोजकों को खेलकूद प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति यूएस रावत ने कहा कि छात्र जीवन में खेलकूद अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की सकारात्मक भावना पैदा करती है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतिभा करने की बात कही। विश्वविद्यालय प्रतियोगिता गुरुग्राम में रही और जिसमें 5000 से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रही। एनुअल स्पोर्ट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग के साथ साथ छात्रों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में उनकी स्वास्थ्य संबंधी कैसे वो अपने को फिट रखें और से अपने को कैसे स्वस्थ रखें ताकि पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि बढ़े। तो इसका उद्देश्य यह है कि छात्र जो है खेल कूद में प्रतिभागिता करें और हमारे लगभग 15 इवेंट इस बार रखे गए हैं। इसमें है फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है। इस प्रकार से मिला के योगा है, इनको रखा गया ताकि इनमें कंपटीशन की भावना जागे
और कंपटीशन के साथ साथ बच्चों में डिसिप्लिन पैदा हो, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा गेम होता है, एक कार्यक्रम होता है जिसमें हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, अलर्टनेस समझ में आती है, प्रॉम्प्टनेस हमें रखना पड़ता है। और इसके साथ साथ यदि उनका स्वास्थ्य शरीर होगा, उसमें नेशनल टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अभी तो और ये अराउंड चलेगा और इवेंट क्रिकेट में पार्टिसिपेट हुआ है। नए उत्तर प्रदेश क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश में निवेश करें। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस